हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज का जो हमारा सेशन है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मुझे लगता है कि आज से पहले आपने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया भी नहीं होगा। हो सकता है आप में से किसी ने किया हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे रहेंगे इस सेशन में कि जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग पहले से नहीं पढ़ा होगा। क्लियर? तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने काफी हद तक पढ़ भी लिए होंगे, है ना। मैंने एक बार सेशन भी लिया था यूट्यूब पे, आपने देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को थोड़े से एडवांस लेवल पर देखने का है, ठीक है। ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करता है, कैसे ऑप्शन बनाकर देता है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि कैसे ये आपसे क्वेश्चन गलत करवा सकता है। क्लियर? तो आप लोग कभी भी ऐसे सेंटेंसेस में गलतियां नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद आपके पास इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास अवेलेबल होगी। और आज के सेशन में मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाला हूं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। क्लियर? अगर आप एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, हाँ, आप में से सॉरी आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे हमने बेसिक ही नहीं करा, एडवांस क्या करेंगे। तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी आज। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के साथ साथ और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आज की वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार हमारा जो टाइम टेबल है, वीकली शेड्यूल है, उसको देख लेंगे। ये हमारा वीकली शेड्यूल रहता है जिसमें हमारी जो डिफरेंट क्लासेस है उनका शेड्यूल आप देख सकते हो। मैथ्स की, इंग्लिश की और रीजनिंग की, और जीएस की, करंट अफेयर्स की, सारी क्लासेस का शेड्यूल आप एक बार इस पर देख सकते हो। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो चलिए, मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जो फॉलोइंग सेंटेंस है इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और सेंटेंस क्या है आपका? ही फाउंड मोहन आ गुड वाइफ। ही फाउंड मोहन आ गुड वाइफ। तो एक बार खुद भी ट्राई करके देखेंगे और आप में से बहुत से लोगों ने मन ही मन में इसका आंसर भी बोलना शुरू कर दिया होगा। किया है नहीं किया? सही कह रहा हूं ना? बहुत से स्टूडेंट है आप में से ऐसे जिन्होंने मन ही मन में कोई ना कोई आंसर तो बना लिया है, ठीक है। अब वो आपका आंसर सही है या गलत है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ना आपको कोई लेना देना है, ना मुझे कोई लेना देना है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में हमारा जो फोकस रहेगा वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे उस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर जब मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा, हो सकता है आपका आंसर सही हो, लेकिन उसको सही तभी मानना जब आपने उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा जो मैं आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। अगर आपका तुक्का लगाया तो इसको, सच कह रहा हूं, इसको सही मत मानना, ठीक है। कभी भी गैस वर्क को ऐसे मत मान के चलना कि आपको आता है। गैस वर्क तो गैस वर्क है, कभी तुक्का लग भी सकता है और कभी रह भी सकता है ना। तो चलिए, इसको टेक्निकली कैसे आपने सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहली बात आपको एक चीज समझनी है कि यहां पर जो आपके पास सब्जेक्ट है वो क्या दिया गया है? सब्जेक्ट दिया गया है ही। सब्जेक्ट क्या दिया गया है? ही। फाउंड क्या है यहां पर? यह है एक वर्ब। मोहन क्या है? यह है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अ गुड वाइफ जो है ये भी क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वर्ब के एक नहीं दो ऑब्जेक्ट हैं। कितने? दो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रनाउन होता है, ठीक है। कोई नाउन या प्रनाउन ही आपका ऑब्जेक्ट होता है, कोई नाउन या प्रनाउन ही आपका कोई सब्जेक्ट होता है। इनके अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके ना ही सब्जेक्ट बन सकते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। इस बात को आप अच्छे समझेंगे। समझ गए इतनी बात? तो अब यहां से हमें क्या सीखना है? देखो, हम यहां से हमें क्या सीखना है कि सबसे पहली बात आपको यह सीखनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर हमें किसी वर्ब को चेंज करना है या किसी सेंटेंस को चेंज करना है, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज की गई है
वो वर्ब डेफिनेटली एक ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब की ही फॉर्म्स को पैसिव वॉइस में चेंज करना पॉसिबल है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होती। अगर आप ऑलरेडी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं यहां पर, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ता है। अगर आप ऑब्जेक्ट ना लिखो तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा या फिर अब्सर्ड बन जाएगा, वो अपना डेकोरम जो है उसको लूज कर देगा। क्लियर? लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उनको अपने ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, नाउन या प्रनाउन। यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि जिस वर्ब के बाद हमें नाउन या प्रनाउन लिखना ही पड़े, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिस वर्ब के बाद हमें नाउन या प्रनाउन लिखना ही पड़े, अगर हम उस वर्ब के बाद नाउन या प्रनाउन नहीं लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी वर्ब को कहेंगे क्या, ट्रांजिटिव, क्योंकि वो अपना जो इफेक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांजिट करती है। एक ऑब्जेक्ट उस वर्ब का इफेक्ट रिसीव करता है। ठीक है, तो जब भी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब का एक्शन का इफेक्ट रिसीव करता है तो वो वर्ब क्या बन जाती है आपकी, ट्रांजिटिव। और जब किसी वर्ब के बाद नाउन या प्रनाउन ना लिखे जाए, कुछ और लिख दिया जाए, जैसे एडवर्ब लिख दी गई है उस वर्ब के बाद या फिर प्रेपोजिशन लिख दी गई है, तो वो वर्ब जो है उसका मतलब क्या बन जाएगा कि उस वर्ब को नाउन या प्रनाउन की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी वर्ब किसी नाउन या प्रनाउन के बिना ही अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेता है, उसको जरूरत नहीं होती किसी नाउन या प्रनाउन की, तो वर्ब होती है आपकी इंट्रांजिटिव। अगर अभी भी नहीं समझ पाए हो तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इस एग्जांपल से अभी तक तो मेरे सभी स्टूडेंट समझ गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस एग्जांपल से समझ जाएंगे, है ना। देखिए इस एग्जांपल को समझते हैं हम। यहां पर मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, एक ये सेंटेंस लिखा। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा सॉरी अगेन गलत लिख रहा हूं। दूसरा मैंने लिखा सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, दो मैंने सेंटेंसेस लिखे। एक मैंने लिखा कि चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, एक ये सेंटेंस लिखा गया। दूसरा सेंटेंस लिखा गया क्या, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए यहां पर जो फर्स्ट सेंटेंसेस में वर्ब क्या है, फ्लाई, और जो सेकंड सेंटेंसेस में वर्ब क्या है, फ्लाई। दोनों सेंटेंसेस में वर्ब क्या है, फ्लाई। ठीक है, अब इन दोनों में आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वर्ब जो है वो आपकी ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब जो है वो आपकी इंट्रांजिटिव है। आपको ये डिसाइड करना है। क्लियर? अब यहां पर जो फ्लाई वर्ड लिखा है इसके बाद हमने लिखा हुआ है काइट्स, और यहां पर जो फ्लाई वर्ब लिखा है इसके बाद हमने लिखा है इन द स्काई। अब हमें जानना है कि कौन सी वर्ब को रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की, तो दोनों के बाद जो लिखी गई इंफॉर्मेशन है इसको आप क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये लो, उड़ा दी मैंने यहां से इंफॉर्मेशन। अब सेंटेंसेस क्या बन गए आपके, अब सेंटेंसेस बन गए कि चिल्ड्रन फ्लाई एंड बर्ड्स फ्लाई। अब अगर मान लो मैं चिल्ड्रन फ्लाई के बाद यहां पर फुल स्टॉप लगा दूं तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा, क्या ये अपना मीनिंग कंप्लीट करके चल रहा है? तो आप क्या कह रहे हो कि नहीं सर ये तो नहीं करके चल रहा है। क्यों नहीं करके चल रहा? क्योंकि अब भी आधा अधूरा सा लग रहा है कि यार बच्चे थोड़ी उड़ सकते हैं, बच्चे तो कुछ ना कुछ उड़ा रहे होंगे, है ना। बच्चे थोड़ी उड़ेंगे, बच्चे तो कुछ ना कुछ उड़ा रहे होंगे। तो अब इस वर्ब को या इस सेंटेंस को मुझे कंप्लीट करना है तो मैं वर्ब के बाद एक नाउन या प्रनाउन लिखूंगा। मुझे वर्ब के बाद एक नाउन या प्रनाउन लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हुआ कि मुझे इसके बाद एक नाउन लिखना पड़ा, क्या मुझे लिखना पड़ा, काइट्स। ठीक है, ये नाउन लिखा गया। अब इस वर्ब को जरूरत पड़ी किसकी, एक नाउन या प्रनाउन की, यानी कि इस वर्ब को रिक्वायरमेंट है
किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो जिस भी वर्ब को ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना अपना मीनिंग कंप्लीट ना कर पाए, तो उस वर्ब को क्या कहा जाता है? उस वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहा जाता है उसको? ट्रांजिटिव। यानी कि ये जो फ्लाई है, ये यहां पे कौन सी वर्ब बन रहा है? ये बन रहा है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब बन रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब। आई बात समझ में? क्लियर? लेकिन अगर मैं सेकेंड सेंटेंस में देखूं तो बर्ड्स फ्लाई, मैंने यहां पर लगा दिया फुल स्टॉप। बर्ड्स फ्लाई क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? क्या ये अपना मीनिंग कंप्लीट करके चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, बात खत्म। यहीं पे बात खत्म। आपको और आगे कुछ देखना ही नहीं है। मतलब इसके बाद आप कुछ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद लिखा गया हुआ था इन द स्काई, लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन द स्काई। क्योंकि मैंने वर्ब के बाद यहां पर क्या लिख दी? वर्ब के बाद मैंने यहां पर लिख दी प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन नहीं सकती। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? कि वर्ब के बाद जब क्या लिखा हो? नाउन या प्रोनाउन लिखा हो। लेकिन वर्ब के बाद मैंने क्या लिख दी? प्रेपोजिशन। अगर कोई मैं यहां पर एडवर्ब भी लिख देता तो वो भी नहीं आपका ऑब्जेक्ट बन सकता था, ठीक है। तो वर्ब के इमीडिएटली आफ्टर अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है तो वो क्या होता है? वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब के इमीडिएटली आफ्टर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा है तो वर्ब का वो ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है वो वर्ब क्या हो जाएगी? आपकी इंट्रांजिटिव। यानी कि जो सेकंड जो लिखा गया है ये आपकी कौन सी वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब मान लेते हैं आपको फिर भी नहीं आ रहा समझ में, तो एक बात देख लीजिए, आप वर्ब के बाद लिखा करो क्या लिखा हुआ है। जैसे यहां पर काइट्स लिखा हो, यहां पर इन द स्काई लिखा हुआ है। वर्ब के बाद अगर लिखी गई इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्लाई है व्हाट का या फिर हुम का। वर्ब के बाद लिखी गई इंफॉर्मेशन अगर रिप्लाई किसका है? या तो व्हाट का है या हुम का है। तो वर्ब कौन सी हो जाएगी आपकी? वो वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगी? वर्ब ट्रांजिटिव। किसका? दोनों में से किसी एक का रिप्लाई होना चाहिए, या तो व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए या तो हुम का रिप्लाई होना चाहिए। दोनों में से किसी एक का रिप्लाई अगर वर्ब के बाद लिखा है। जैसे यहां पर लिखा था कि चिल्ड्रन फ्लाई व्हाट दे फ्लाई, तो यहां पर क्वेश्चन पुट हुआ व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई क्या है हमारे पास? काइट्स, ठीक है। तो जब भी व्हाट का रिप्लाई लिखा हो, जैसे मैंने लिखा कि वी मेट हिम, ठीक है। अब मेट इज वर्ब और इसके बाद हिम जो है वो किसका रिप्लाई है? हुम। वी मेट हुम, हिम, ठीक है। तो हुम का रिप्लाई है तो ये भी वर्ब कौन सी हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो जब भी वर्ब के बाद व्हाट या फिर हुम का रिप्लाई लिखा है तो वो वर्ब क्या हो जाएगी आपकी? वो वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव। इतनी बात क्लियर है सबको? कोई पॉइंट, कोई डाउट, कोई किसी तरह का नहीं होना चाहिए, क्लियर। लेकिन अगर मान लो व्हाट या हुम के रिप्लाई नहीं है, हमारे पास रिप्लाई व्हाट या हुम का है ही नहीं, किसी और का है, तो फिर वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। या फिर जल्दी से करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर वर्ब के बाद हमें ये अगर रिप्लाई देखने को मिलता है, किसका? रिप्लाई ऑफ हाउ का, या फिर रिप्लाई ऑफ व्हेन देखने को मिलता है, या फिर रिप्लाई ऑफ वेयर देखने को मिलता है। तीनों में से एक, या तो हाउ का या व्हेन का या वेयर का। तीनों में से अगर हमें कोई एक रिप्लाई देखने को मिल रहा है तो वर्ब क्या हो जाएगी? वो वर्ब हो जाएगी आपकी इन ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव, क्लियर। तो कहां से बात शुरू हुई थी कि कोई भी वर्ब जो ट्रांजिटिव है उसी को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाओगे। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट हैव देयर पैसिव फॉर्म, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर आप समझ गए हो तो ट्रांजिटिव का ही आगे एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है डायट्रांजिटिव। डायट्रांजिटिव, ठीक है। और एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव। बने रहे आप सभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़े मजेदार, कॉन्सेप्ट बड़े मजेदार है। हो सकता है आप आज तक यहां तक पहुंचे ही नहीं, आपने यहां तक कोशिश ही नहीं की पहुंचने की, ठीक है। तो ध्यान से सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सच में एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपकी बहुत काम आएगी चीज। हाँ, अगर आप टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, और आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो, तो बेटा इतनी बात समझ लो कि इसको पढ़ लेना एक बार। मतलब ये बड़ी मजेदार चीज है, शायद बुक्स में भी आपको देखने को बहुत रेयरली मिलती है। मुझे तो नहीं लगता, मैंने अभी तक देखा नहीं बुक्स वगैरह में इन कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा, ठीक है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स है
उनमें नहीं देखा। ठीक है, तो डायट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या होता है? देखो सॉरी, डायट्रांजिटिव और मोनोट्रांजिटिव में। अब अगर मैं मोनो की बात करूं तो मोनो एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, मोनो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। और यहां पर एक डाय वर्ड है, डाय का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, तो डाय ट्रांजिटिव और मोनो ट्रांजिटिव का मतलब पता क्या हुआ? कि डाय ट्रांजिटिव मतलब निकाल के दे रहा है कि द वर्ब या फिर द ट्रांजिटिव वर्ब which has two objects, the transitive verb which has two objects। क्या कहा मैंने? the transitive verb which has two objects, जिसके दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट है। और मोनो ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? द transitive verb which has one object। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट हैं उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा डाई ट्रांजिटिव। और ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जिसका एक ही ऑब्जेक्ट है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव और मोनो ट्रांजिटिव में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। मान लो फिर भी नहीं पता लग रहा, ठीक है, मान लो फिर भी नहीं पता लग रहा, तो डाई ट्रांजिटिव का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इसके बाद क्या लिखे रहेंगे? इसके बाद, इस वर्ब के बाद लिखे रहेंगे रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड whom। अब आप कहोगे यार ट्रांजिटिव में तो आप ऐसे कहते हैं, देखिए शब्दावली देखिए, यहां पर जो मेरे वर्ड्स है उनको पकड़ो, क्या कह रहा हूं मैं? रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड whom। और यहां पर क्या था? रिप्लाई ऑफ व्हाट और whom, ये स्लैश लगा हुआ है, या तो व्हाट या तो whom। तो यहां से हम क्या समझे कि मोनो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा? कि जब या तो व्हाट का रिप्लाई लिखा हुआ है या तो whom का रिप्लाई लिखा हुआ, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी मोनो ट्रांजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर रिप्लाई दोनों के ही लिख दिए, रिप्लाई मैंने व्हाट का भी लिख दिया और साथ में whom का भी लिख दिया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो वर्ब आपकी बन जाएगी डाई ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब बन जाएगी? वो आपकी डाई ट्रांजिटिव। कब? जब मैंने व्हाट का भी रिप्लाई लिख दिया और whom का भी रिप्लाई लिख दिया, दोनों के रिप्लाई लिख दिए, तो वर्ब डेफिनेटली कौन सी बन रही है? वो आपकी डाई ट्रांजिटिव। कौन सी? डाई ट्रांजिटिव, ये वर्ब आपकी बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है, अब ये जो इतनी हमने राम कथा पढ़ी है, ये पढ़ी किस लिए है? ये हमने पढ़ी है सेंटेंस के लिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि ये जो वर्ब है ये आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके बाद मोहन फाउंड, ठीक है, ये जो मोहन, सॉरी ही फाउंड मोहन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिप्लाई किसका है? ये रिप्लाई है whom। ये रिप्लाई किसका है? whom का। ठीक है, और क्या ढूंढ के दिया उसने? उसको एक अच्छी पत्नी ढूंढ के दी, तो ये रिप्लाई किसका है? ये रिप्लाई है व्हाट का, रिप्लाई ऑफ व्हाट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसने मोहन को एक अच्छी पत्नी ढूंढ के दी, मतलब एक अच्छी लड़की ढूंढ के दी जिससे उसकी शादी हुई। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा क्या? रिप्लाई ऑफ व्हाट। ठीक है, और किसे ढूंढ के दी? मोहन को, तो मोहन क्या? रिप्लाई ऑफ whom। अब इस वर्ब के बाद ये दोनों ही ऑब्जेक्ट लिखे हुए, रिप्लाई ऑफ व्हाट भी लिखा हुआ, रिप्लाई ऑफ whom भी लिखा हुआ, दोनों लिखे हुए। ठीक है, तो जब भी हमारे पास दोनों ही लिखे हो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद, तो वर्ब क्या बन जाती है? आपकी डाई ट्रांजिटिव। अब डाई ट्रांजिटिव एक ऐसी वर्ब तो होगी कि जिसके दो ऑब्जेक्ट है, इतना तो हम समझ गए कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट है ना। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम करते क्या थे? देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में एक चीज आपको समझ में आई होगी पहले से ही,
कि हम क्या करते थे कि मान लीजिए मेरे पास एक एक्टिव वॉइस है, ठीक है, एक एक्टिव वॉइस है मेरे पास, और इस एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट है मेरे पास, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको अगर मैं चेंज करूंगा पैसिव वॉइस में, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको आगे लेकर आऊंगा, इसको क्या बना दूंगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट होता है इसको यहां पर लाके क्या बना दूंगा मैं, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो वर्ब है इसको मैं लाकर क्या बना दूंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दूंगा, ठीक है। और थर्ड फॉर्म डिपेंडेंट होती है, इससे पहले लगा दूंगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब आपने किस तरह से लगानी है, कहां लगानी है, कैसे लगानी है। अगर आपने नहीं समझा है तो आप एक बार रिवर्स में जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हेल्पिंग वर्ब्स लगानी होती है, जो कि आपको कभी रटनी नहीं पड़ेगी, आपको बड़े ही टेक्निकली उस वीडियो में समझाया गया है। क्लियर? इतनी बात अगर आपको पता है तो देखिए फिर यहां पर, अब यहां पर जो सेंटेंस है उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस में ना हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक रिप्लाई ऑफ व्हाट है, रिप्लाई ऑफ हुम है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जब भी मेरे पास रिप्लाई ऑफ व्हाट आए, ठीक है, मतलब यहां पे दो ऑब्जेक्ट है ना, ये दो ऑब्जेक्ट भी अलग अलग तरह के हैं। अलग अलग तरह के कैसे हैं, एक क्या है, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक क्या है, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहां पर देखिए कि जब भी हमारे पास रिप्लाई ऑफ व्हाट हो, क्या हो हमारे पास, रिप्लाई ऑफ व्हाट हो, तो वो बनता है क्या आपका, वो बनता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस चीज को याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या रखेंगे इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। और जो आपका रिप्लाई ऑफ हुम है, जो आपका रिप्लाई ऑफ हुम है, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे आप, इसको मान लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हम डेटिव केस भी बोलते हैं, इनको डेटिव केस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटिव केस भी कहा जाता है। जो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक और नाम से भी जानते हैं हम, क्या, डेटिव केस के नाम से, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसी भी नाम से जान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नाम से जान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। चलो, अब आपको क्या करना होता है जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, ठीक है। देखिए एक नई स्लाइड पे मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मैं सेंटेंस लिख देता हूं कि ही फाउंड मोहन a good wife, ठीक है। ही फाउंड मोहन a गुड वाइफ, ठीक है। अब यहां से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है ऐसे कुछ, जैसे मैंने कहा, ही taught us इंग्लिश, ही taught us इंग्लिश, उसने हमें इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है। अब ये सेम सिनेरियो है ना, ये भी सेम सिनेरियो। क्यों है सेम सिनेरियो? क्योंकि यहां पर जो अस है ये रिप्लाई किसका है, ये हुम का रिप्लाई है, ठीक है। और इंग्लिश जो है किसका रिप्लाई है, ये व्हाट का रिप्लाई है। उसने क्या पढ़ाया, हमें इंग्लिश पढ़ाई, तो व्हाट का रिप्लाई इंग्लिश, और किसे पढ़ाया, हमें, तो हुम का रिप्लाई अस। तो फिर से ये वर्ब कौन सी बन गई, ये वर्ब बन गई आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। अब डाई ट्रांजिटिव वर्ब में ये हुम का जो रिप्लाई है ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो हुम का रिप्लाई अस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रिप्लाई ऑफ हुम हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जो रिप्लाई ऑफ व्हाट है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रिप्लाई ऑफ व्हाट हमेशा क्या होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। अब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो क्या करते हैं हम कि कौन से ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाए, हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी एक एक ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे। तो पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है इनडायरेक्ट, इसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा, अस जो है ये यहां पर क्या बन जाएगा, वी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर आ जाएगा इसके साथ, और थर्ड की फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वी वर टॉट। अब उसके बाद क्या बचा था, ये तो आगे आ गया था, बचा क्या था, इंग्लिश, तो इसका ऑब्जेक्ट ये बचा हुआ था, तो इसको इसके बाद लिखो, वी वर टॉट इंग्लिश, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब जो सब्जेक्ट था इसको क्या कर देंगे, इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है।
तो यहां पर क्या कर देंगे हम, बाय अस। एक तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा कि वी को आगे लाए थे, अब इसको अस को यहीं रहने दो, इंग्लिश को आगे लेके आओ। तो हमने क्या करा, हमने लिख दिया इंग्लिश, फिर इंग्लिश के साथ तो वॉज लगेगा, इंग्लिश वॉज टॉट। अब एक ऑब्जेक्ट तो आगे आ गया था, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां बचा हुआ है। अब जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में लिखते हो वर्ब के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से कान खोल कर। जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद लिखते हो, तो उससे पहले, उस ऑब्जेक्ट से पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू या फॉर प्रेपोजिशन यूज करनी होती है। अरे बात समझ में, टू या फॉर प्रेपोजिशन यूज करनी होती है, ठीक है। तो जैसे यहां पर हमने लिखा इंग्लिश वॉज टॉट, अब यहां पर ये बचा हुआ है, वर्ब के बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो या फिर टू लिखोगे या फिर फॉर प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो इंग्लिश वॉज टॉट टू अस। अब यहां पे सब्जेक्ट जो बचा है इसको क्या कर देंगे हम, बाय हिम। इंग्लिश वॉज टॉट टू अस बाय हिम, ठीक है। ये दो आपके राइट ऑप्शन है। अब एग्जामिनर एक देखिए कैसे बनाएगा आपके पास ऑप्शन, वो ऐसे भी ऑप्शन बना सकता है कि वो ऐसे लिख दे कि वी वर टॉट सॉरी, वी वर टॉट इंग्लिश बाय अस नहीं होगा, यहां पर बाय हिम आना चाहिए था, गलती से जल्दी जल्दी में लिख दिया गया। तो इसको हिम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा, वी वर टॉट बाय हिम इंग्लिश, ठीक है। तो हो सकता है आप इसको पकड़ लो कि यार ये तो थोड़ा सा गलत सा लग रहा है कि वी आर टॉल्ड बाय हिम इंग्लिश, ठीक है। लेकिन इस वाले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो ऐसे करके आपको ऑप्शन बना देगा कि इंग्लिश वॉज टॉट बाय हिम टू अस, ऐसे बना देगा वो ऑप्शन, ठीक है। तो आपको लगेगा यार ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में कोई ना कोई गलती तो होगी। गलती तो है भाई, गलती है, बिल्कुल है। गलती क्या है, गलती ये है कि वर्ब डायट्रांजिटिव है। डायट्रांजिटिव के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट तो हम आगे ले गए, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने कहा वो तो उसको बड़ी दूर लिख दिया हमने, उसको हिम के बाद लिख दिया। तो इसका ये जो ऑब्जेक्ट था ये इसके बाद ही लिखा जाएगा, जैसे कि हमने यहां पर लिखा है ना, यहां पर इसके साथ ही लिखा है, तो ये इसके साथ ही लिखो और फिर बाय हिम एंड में लिखो। अरे बात समझ में। तो ऐसे आपसे गलतियां एग्जामिनर करवा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो ही है उसको एंड में ही आप लेके जाओगे, बाय हिम बनाओगे, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो एंड में ही रहेगा प्रेडिकेट के। क्लियर, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमने लिखा मोहन, ही फाउंड मोहन अ गुड वाइफ, ही सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बनाते हैं। मैंने कहा अ गुड वाइफ, अ गुड वाइफ, ठीक है। पास्ट इनडेफिनिट टेंस तो क्या बोलते हैं, वॉज फाउंड, अ गुड वाइफ वॉज फाउंड, ठीक है। किसके लिए ढूंढी, मोहन के लिए। अब यहां पर मोहन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा वर्ब के बाद, पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है तो उससे पहले आप टू या फोर प्रीपोजिशन लगाओगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ गुड वाइफ वॉज फाउंड फॉर मोहन, अ गुड वाइफ वॉज फाउंड फॉर मोहन, किसके द्वारा, बाय हिम, ठीक है। अब इसी ऑप्शन से वो कैसे छेड़छाड़ कर सकता है, वैसे छेड़छाड़ कर सकता है कि अ गुड वाइफ, अ गुड वाइफ वॉज फाउंड बाय हिम फॉर मोहन, ऐसे छेड़छाड़ कर सकता है। तो हमें पता है कि वर्ब डायट्रांजिटिव है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट यहां पर था मोहन, उसको इस वर्ब के बाद ही लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सही। अब तो ये एक ये होगा, या फिर क्या होगा कि हम मोहन को आगे ले आए, ठीक है। सी ऑप्शन लिख देते हैं। मैंने लिखा मोहन वॉज फाउंड, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मोहन वॉज फाउंड, मोहन वॉज फाउंड क्या,
अब ये क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको टू या फ्रो प्रीपोजिशन नहीं लिखनी पड़ती, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। मोहन वॉज फाउंड अ गुड वाइफ, मोहन वॉज फाउंड अ गुड वाइफ बाय हिम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका ये बन सकता है कि मोहन वॉज फाउंड अ गुड वाइफ बाय हिम, तो इसका भी मतलब यही होगा। अब मान लो एग्जामिनर ने सोच ही लिया, ठानी लेके आपसे गलती करवाएगा वो कि आपके लक पे छोड़ देगा सारी गेम, तो वो ये दोनों ही ऑप्शन आपको दे देगा, ये दोनों ही ऑप्शन उठा के दे देगा कि बताओ आप कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब भी ऐसा आपके पास सिचुएशन आपको देखने को मिले कि दोनों ही ऑप्शन आपके पास राइट अवेलेबल है, तो फिर आपको उनमें से प्रायोरिटी किसको देनी है। तो प्रायोरिटी फिर आप किसको दोगे, जब भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आकर सब्जेक्ट बनता है, यानी कि इसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखोगे। अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर मैं कहूं कि प्रायोरिटी किसको देनी है आपने, है ना, वैसे ये तो गलत ही था, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है आपने, सॉरी ये गलत नहीं था, हाँ ये गलत था और ये दोनों गलत थे, है ना। इन दोनों में से अगर मैं पूछूं कि प्रायोरिटी किसको देनी है, तो फिर आपने इसको प्रायोरिटी देनी है। दोनों ही सही है, वैसे तो एग्जाम में दोनों में से एक ऑप्शन आता है, लेकिन अगर दोनों ही आपके पास अवेलेबल हो तो फिर प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे बन जाता है। तो प्रायोरिटी किसको देनी है आपने, इसी को देनी है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन है, मैंने लिखा ही फाउंड मोहिनी, he found मोहिनी a good wife, he found मोहिनी a good wife। आई बात समझ में। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब बहुत ही अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को डिसाइड करना है कि इसका आंसर क्या है। और आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। मैं आपके आंसर्स देखने के बाद इस क्वेश्चन पर एक नई वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस हैं। तो आप देखेंगे कि क्या ये भी क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया, या फिर इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ चेंजेस हैं। समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और फिर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे इसका आंसर भी जरूर दोगे, और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। जल्दी से आप इसका आंसर मुझे दीजिए, और फिर मैं बहुत ही जल्दी इसके लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है और ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से किस तरह से अलग बनता है। क्लियर। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत मजेदार लगा होगा। अगर आपने सच में इस वीडियो को एंजॉय किया तो फटाफट से लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा ही क्या होंगे, कमेंट्स होंगे, और उतनी जल्दी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा जल्दी आपके लिए ये वीडियो आएगी, जिसमें ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।